Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि इस तरह के जो स्पेक्ट्रा है वो हमें माइक्रोवेव रीजन में मिलेंगे, यानी कि जो रोटेशनल ट्रांजिशंस है उसके लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी माइक्रोवेव रेडिएशंस के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि उतने कम रेडिएशन के एनर्जी से हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है, तो उस रीजन में वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो माइक्रोवेव रीजन है इसका क्या वेवलेंथ होता है। तो माइक्रोवेव रीजन जो है वो एक्सटेंड होता है 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हमें आवश्यक शर्तें क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि जैसा कि नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें कहाँ मिलेगा, जब मॉलिक्यूल में रोटेशन होगा तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके अंदर ट्रांजिशन होता है, यानी कि लोअर स्टेट से मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है और ये रोटेशनल लेवल्स में होते हैं ट्रांजिशन। तो पहली आवश्यक शर्त है कि ट्रांजिशन जो है वो होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में। दूसरी शर्त क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसका परमानेंट डाइपोल होना ज़रूरी है। अगर मॉलिक्यूल में डाइपोल नहीं है तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा। तो वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर की परमानेंट डाइपोल होता है वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल रोटेट होता है जिसके अंदर की डाइपोल मोमेंट होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि हमने बात करी थी पहले वाले लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों होता है। तो जब मॉलिक्यूल रोटेट होता है जिसके अंदर की परमानेंट डाइपोल होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, तो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो इसलिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल होना आवश्यक है। अब माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कुछ उदाहरण हैं। HCl का मॉलिक्यूल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, NO होता है, ये सारे जो हैं माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाते हैं एग्जांपल्स दे करके कि इनमें से आप सेलेक्ट कीजिए कौन से माइक्रोवेव एक्टिव हैं और कौन से माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनके कुछ उदाहरण मैंने आपको लिख रखे हैं। और माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होंगे, वो मॉलिक्यूल जो कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, Cl2 है, और लीनियर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जिनके अंदर की डाइपोल नहीं होता है। तो अब ये देखें हम कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो आवश्यक शर्त है क्या हो गई कि मॉलिक्यूल के पास में परमानेंट डाइपोल होना आवश्यक है। अगर मॉलिक्यूल के पास में डाइपोल नहीं होगा तो वो माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि माइक्रोवेव रीजन के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर, द्विपरमाणिक अणु दृढ़ घूर्णी या दृढ़ रोटेटर के रूप में। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे एक ये चित्र दे रखा है, इस चित्र को समझिए पहले। यहाँ पे ये देखिए हमने दो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, फिक्स है, और मॉलिक्यूल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मॉलिक्यूल जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग ये रोटेट करता है। यानी कि अगर हम ये माने कि चित्र के अनुसार एक द्विपरमाणुक दृढ़ अणु है, एक A है दूसरा B है, तो जिसमें दो परमाणु A व B क्रमशः M1 व M2 द्रव्यमान वाले एक दूसरे से r दूरी पर सामने जो बंध लंबाई है वो क्या है, r है, ये स्थित है, और ये परमाणु गुरुत्व केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी क्रमशः R1 व R2 दूरी पर स्थित हैं। माना कि यह अणु A भी उस अक्ष पर घूर्णन करता है जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, तब दोनों ओर के आघूर्ण का मान समान होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या हम ये कहें कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसा आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, M1,
R1 इक्वल्स टू M2 R2 के बराबर होगा। अब जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, तो हम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से दे सकते हैं, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू M2 R2 R1 प्लस M1 R1 R2, और I इज इक्वल टू R1 R2 को हमने कॉमन ले लिया, M2 प्लस M1 रह गया, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास में R1 प्लस R2। इसी तरह से फिर हमने इक्वेशन नंबर ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, हमने इसी तरह से M1 R1 दैट इज़ इक्वल टू M2 R माइनस R1, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू रख दी है, R2 की वैल्यू रख दी। इसी तरह से हमने M2 R2 का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जो हमारा इक्वेशन नंबर ये है, ये वाला इक्वेशन है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 का मान निकाल लिया हमने, R2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या किया है, जो R1 और R2 की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में हमने सब्स्टिट्यूट करी है। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन ये आता है I इज इक्वल टू M1, ये देखिए ये इक्वेशन ये था ना हमारा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो R1 और R2 की वैल्यू आ गई है, तो हमने इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आई हो जाएगा M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू M1 R अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, सॉल्व करेंगे इसको M1 और इसको फिर ये M2 स्क्वायर R ये स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू M1 M2 R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। M2 प्लस M1 हमने कॉमन ले लिया। अब I की वैल्यू निकाली हमने M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। अब M1 अपॉन M2 अपॉन M1 प्लस M2 क्या होता है, म्यू के बराबर होता है। तो म्यू क्या हो गया हमारा यहाँ पर, रिड्यूस्ड मास। तो म्यू की वैल्यू हो गई M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो I की वैल्यू आ गई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली हमने, I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमारे काम आएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन टर्म्स ऑफ मास एंड डिस्टेंस R। अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमें पता है कि वो क्वांटाइज होता है, और उससे हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, वेर J इज इक्वल टू 0 1 2 3। J क्या है यहाँ पे, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो एनर्जी निकालेंगे अब हम, तो एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल होती है, ई रोटेशनल होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर इसमें वैल्यू रखेंगे ई की, तो ये आ गया हमारा ई रोटेशनल दैट इज इक्वल टू हाफ M1 ओमेगा R1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 ओमेगा R2 स्क्वायर। और अब हमने ये इसको सॉल्व किया, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हमारा अंदर आ गया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया, ई रोटेशनल इज इक्वल टू J इंटू J प्लस 1 अपॉन 2I इंटू H स्क्वायर H अपॉन 2 पाई स्क्वायर। अब देखिए, जो ई रोटेशनल की वैल्यू है ये क्या आती है, J इंटू J प्लस 1 इंटू H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, या ई रोटेशनल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो ई रोटेशनल है इसको हमने ई जे की तरह भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसको अगर हम जूल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको लिखा है ई रोटेशनल दैट इज इक्वल टू इन जूल्स इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू J प्लस 1। नाउ दिस एनर्जी कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर पर सेंटीमीटर के अंदर। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम HC से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको EJ अपॉन HC किया है, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है ये पर सेंटीमीटर्स में आएगी। यहाँ पर EJ है, EJ के ऊपर आप देखिए ऊपर लाइन है, तो EJ बार है, इसको वेव नंबर के टर्म्स में हम कहते हैं कि एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। तो दैट इट विल बी इक्वल टू B इंटू J प्लस 1 वेर J इज इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अब ये जो H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC है, ये क्या है हमारा, हमने इसमें देखिए C कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, और H जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है, एंड B इज नोन एज रोटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इट कैन बी कैलकुलेटेड। अब J जो है वो ही अलग हो सकता है, तो इसलिए J की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो EJ की वैल्यू 0 आती है, 1 रखते हैं तो इसकी 2 भी आती है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड
रोटेशनल क्वांटम नंबर J। अब हम देखते हैं सिलेक्शन रूल्स, देखते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हर एक के लिए सिलेक्शन रूल्स होते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ जो रिजिड रोटेटर है उसके लिए वही ट्रांजिशंस परमिसिबल है जिसमें डेल्टा जे की वैल्यू ±1 होएगी। तो प्लस जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को इंडिकेट करता है और नेगेटिव साइन एमिशन ऑफ रेडिएशन को इंडिकेट करता है। लेकिन हमने देखा है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही मिलता है, तो डेल्टा जे विल बी इक्वल टू +1। अब हम अगर ये माने कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है जे से J+1 के लिए, है ना, तो J+1 है हायर एनर्जी लेवल और J है स्मॉलर एनर्जी लेवल। तो ये देखिए इसके अंदर हम इसको इक्वेशन के अंदर इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाता है। ये देखिए ये जो इसका जनरल इक्वेशन है, ये न्यू बार दैट इज J to J+1 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू रखी हमने, ये देखिए इक्वेशन हमारा ये था डेल्टा E इज इक्वल टू E इंटू J+1 माइनस EJ। तो J+1 है तो इसलिए हमने इसके अंदर J+1 रखा, उसके बाद में +1 और है तो J+2 हो गया माइनस BJ इंटू J+1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है न्यू बार इज इक्वल टू 2B इंटू J+1 पर सेंटीमीटर। अब हम इसकी सहायता से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर ट्रांजिशन हो रहा है J' टू J', तो इसकी न्यू बार की वैल्यू आती है 2B पर सेंटीमीटर। अब ये देखिए आगे आपको स्पेक्ट्रा दिखाई देगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर J1 है और J'2 है तो ये 4B पर सेंटीमीटर आ रहा है। अगर J'2 है, J'3 है तो इसकी वैल्यू 6B पर सेंटीमीटर आ रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, ये देखिए यहाँ पे ये आपको ये स्पेक्ट्रा दिख रहा है, ये आपको ये देखिए आपको यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरफ तो ये जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, ये J की वैल्यूज़ हैं। देखिए जब J की वैल्यू 0 है तो एनर्जी कितनी है, 0 है। जब J की वैल्यू 1 है तो हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन में तो उससे हमारे पास में 2B आई है। जब J की वैल्यू 2 है तो ये आ रहा है 6B, है ना, और जब J की वैल्यू 3 है तो ये आ रहा है 12B, J की वैल्यू 4 है तो ये आ रहा है 20B। तो इस तरह से जैसे जैसे J की वैल्यू हम रखते जाते हैं ये एनर्जी की वैल्यू हमारे को मिलती जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है ये वाला, ये देखिए ये जो इक्वेशन है ये देखिए 2B 4B 6B, ये ना J0 to 1 दैट इज़ 2B, देन 1 to 2 4B, 2 to 3 6B। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि ये देखिए यहाँ पे ये 2B 4B 6B इसी तरह से ये परमिसिबल है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद में 3 आ जाएगा या नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी जो है ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, तो इसलिए जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, फिक्स है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं इनके बीच का जो दूरी है वो कितना आ रहा है, 2B आ रहा है। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखिए आप, जिसके अंदर की हम इसकी स्पेसिंग निकालते हैं तो ये देखिए न्यू बार J to J+1, तो यहाँ पर ये देखिए दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू J+1 B पर सेंटीमीटर्स। तो अगर हम J की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो हमारे पास में इसका जो मान आता है वो 2B आता है। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो स्पेसिंग जो दिख रहा है हमारे को, ये देखिए ये जो स्पेसिंग जो दिख रहा है दो लेवल्स के बीच में, ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो आपको ये जो स्पेसिंग दिख रही है ये क्या दिख रही है, ये 2B है, उसके बाद में फिर ये 4B आ गया, उसके बाद में फिर ये 6B आ गया। तो ये जो स्पेसिंग जो है इसको हम इससे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दृढ़ द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइन जो है 2B 4B 6B 8B आदि पर होगी, अर्थात प्रत्येक दो लाइनों के मध्य आवृत्ति का जो अंतर है वो समान होगा, यानी कि 2B पर सेंटीमीटर के बराबर होगा, जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो जो आवर्ती माप में घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं ये समान दूरी पर होंगी। इस प्रकार आवर्ती माप में जो चयन नियम है डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 2B है। और जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसका एक तो चयन नियम ध्यान रखना है कि चयन नियम जो है वो कितना है, डेल्टा J जो है उसका मान होगा +1।
+-1 होता है, लेकिन हम डेल्टा G की वैल्यू +1 जो है वो ही मानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए डेल्टा G की वैल्यू +1 होएगी। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आवश्यक शर्त कि मॉलिक्यूल में डायपोल होना चाहिए, और जो एनर्जी लेवल है उसका, एनर्जी का हमने वो निकाला है, फॉर्मूला निकाला है, और सिलेक्शन रूल हमने निकाला है कि डेल्टा G की वैल्यू +1 होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।